हेलो प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आपने पिछली जो हमारी एएफएमसी की वीडियो है, बहुत सारे बच्चे उसको देख रहे हैं और उस पर बहुत सारे कमेंट पूछते हैं कि इसका फिटनेस का जो तरीका है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो भाई, मैं ठहरा फिजिक्स का टीचर, तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है रियलिटी में। तो मैंने एक बहुत अच्छे कैंडिडेट को चुना है आज, जिससे हम ये डिस्कस करेंगे कि मेडिकल फिटनेस जो होती है एएफएमसी के लिए, चाहे वो कितने ही कोर्स हैं। जैसे इसमें एएफएमसी में आपका एमबीबीएस कोर्स होता है, पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, और बच्चों नर्सिंग होती है, सुपर स्पेशलिटी होती है, पीजी डिप्लोमा, पैरामेडिकल, इन सब कोर्स के लिए मेडिकल फिटनेस का क्या क्राइटेरिया होता है। तो हमारे साथ है डॉक्टर निरुपमा भट्ट, ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं और रिसेंट में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी है और ये अभी इंटर्न कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं निरुपमा भट्ट को, और वो आपको सही से एक्सप्लेन कर पाएंगे, और मेरे भी जो सवाल होंगे जो आपने मुझसे पूछे थे वो भी मैं साथ साथ पूछता रहूंगा, जो आपने कमेंट बॉक्स में दे रखे हैं। ठीक है, वेलकम निरुपमा Thank भट्ट। thank you so much, sir, for inviting me on this platform. And तो शुरू करते हैं कि क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं अगर आप एएफएमसी कोर्स में क्वालिफाई होना चाहते हैं मेडिकल फिटनेस के लिए। तो पहले इन्होंने बात करी है कि अगर आपको कोई भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है, माल डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लैट फुट है या नॉक नीज है, स्कॉलियोसिस है, स्पाइना बाइफिडा है या फिर काइफोसिस है, और ऐसी बहुत सारी कंडीशन होती है। अगर आपको वो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटी है तो आप फिट नहीं है इस मेडिकल फिटनेस टेस्ट में। दूसरा इन्होंने बात करी है इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, मतलब अगर आपको बोलने में कोई भी दिक्कत है, फॉर एग्जांपल जैसे हम इसे बोलते हैं मेडिकल में एफेजिया और डिस्फेजिया, अगर आपको उसके साइन एंड सिम्टम है तो भी आप फिट नहीं है। जैसे अकलाना सी, दुतलाना। हाँ जी। अच्छा, ये पहले वाले को थोड़ा सिंपल सा, मतलब नॉर्मल सी लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं इसको, पहला पॉइंट जो है। पहले में क्या सर, ये क्या होता है बचपन में ही ना बच्चों को कई सारी दिक्कतें होती हैं जब उनकी बोन ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाती। तो जो बोनी स्ट्रक्चर है ना कुछ कुछ डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉलियोसिस के केस में जो स्पाइन है ना वो एस शेप हो जाती है पीछे से। हम्म। काइफोसिस में आपने देखा होगा कि जो हम्प होता है थोरैसिक, जो हमारा एरिया है जहाँ पे पीछे हमारी स्कैपुला है, तो वहां पे हम्म। एक काइफोसिस ऐसे हम्प सा बन जाता है, कई सारे हाँ। बच्चों में भी देखा हाँ। होगा आपने। स्पाइना बाइफिडा भी एक न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंट है जो कि कॉमन नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी लोगों में होती है। तो ये सब चीजें हैं। और फॉर अच्छा, एग्जांपल फ्लैट नॉकिंग। फ्लैट फुट और ये नी लॉक होना, ये वाला, ये भी इसी में हाँ, आएगा। हाँ जी, ये भी इसमें आएगा क्योंकि ये भी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज हैं, क्योंकि आप इनको रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, तो इनको आप एक्सक्लूड करते हैं यहाँ से। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इम्पेयरमेंट ऑफ स्पीच, जैसे एफेजिया और डिस्फेजिया, जैसे हकलाना तुतलाना। अगर आप रिसेंटली अभी आप एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर आप जाकर कहीं पे मेडिकल फिटनेस करवा रहे हैं और उस टाइम पे आप स्पीच में आपको दिक्कत आ रही है तो यू विल बी अनफिट फॉर दिस कैटेगरी। सी में हम बात करते हैं फंक्शनल और ऑर्गेनिक डिजीज ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल। तो अगर फंक्शनल डिसफंक्शन है अगर आपके हार्ट में, मतलब जो उसका मेन काम है पंपिंग ऑफ ब्लड, अगर ढंग से नहीं हो पा रहा, कोई भी वेल्वुलर डिसफंक्शन है आपको, जो कि बचपन में या थ्रू आउट द टाइम डायग्नोस हो जाता है, और जिनके केस में नहीं डायग्नोस हुआ है तो यू शुड गो टू मेडिकल डॉक्टर टू डायग्नोस इट। तो उनको भी ये अनफिट कैटेगरी में डालते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पल्मोनरी इसमें ट्यूबरक्लोसिस इसमें इंडिया एक में क्वेश्चन बहुत है, कॉमन है। जैसे मान लो कुछ बच्चे होते हैं हार्ट में छेद होता है उनके, कई बार उनको सर्जरी करनी पड़ती है, तो वो जी। इसमें आएंगे या नहीं आएंगे? अगर सर उनके केस में फॉर एग्जांपल जैसे ये फंक्शनल ऑर्गेनिक टेस्ट, तो इनको करने के लिए ना ईएमजी ईसीजी वगैरह होते हैं, ये ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, या फिर आपके ईसीजी होंगे तो ये कार्डियक फंक्शनिंग को दिखाएंगे। अगर आप उस समय बढ़िया है, आपका ईसीजी एकदम नॉर्मल आ रहा है, तो आप फंक्शनली बिल्कुल कैपेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ईसीजी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आती तो फिर वो वहां पे अनफिट आपको क्राइटेरिया दे देंगे, बिकॉज वो देखकर नहीं बता सकते आपका हार्ट अनफिट है या नहीं है। तो अगर जो टेस्ट की रिपोर्ट होंगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं कि आप फिट है या नहीं है। तो मेडिकल डॉक्टर आर द बेस्ट कैंडिडेट टू डिसाइड वेदर यू आर फिट और नॉट। हम्म। और उसके बाद ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस की बात कर रहे थे हम। तो पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस अगर आपको इस समय सिम्टम है, साइन एंड सिम्टम है, तो यू आर नॉट फिट। और अगर आपको पहले हुआ था और अभी भी आपके चेस्ट एक्सरे में कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम ऐसे दिख रहे हैं कि आपको कोई क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज है या फिर लंग ट्यूबरक्लोसिस हो रखा था आपको, तो भी आप फिट नहीं है। लेकिन अगर चेस्ट एक्सरे में नो एविडेंस, यहाँ पे लिखा है देयर शुड बी नो एविडेंस, अगर चेस्ट एक्सरे एकदम क्लियर है लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, तो यू आर क्लियर, यू आर फिट फॉर दिस कैटेगरी, नो नीड टू वरी। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि
कोई भी डाइजेस्टिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब कंडीशन भी कॉमन है। लीवर में एबनॉर्मेलिटी या फिर स्प्लीन में कोई दिक्कत, तो अगर अल्ट्रासोनिक रिपोर्ट करते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड से आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स को चेक किया जाएगा, और अगर वो बिल्कुल हेल्दी हैं तो यू आर क्लियर, और अगर उसके अंदर कोई भी दिक्कत मिलती है तो यू आर नॉट क्लियर फॉर दिस कैटेगरी। उसके बाद ये बात कर रहे हैं कि देयर शुड बी नो इंग्वाइनल हर्निया। इंग्वाइनल हर्निया मेल्स में बहुत कॉमन है, मेल्स में ही होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका इंग्वाइनल कंटेंट जो आपका जेनाइटल एरिया है, तो वो सारा ऑर्गन बाहर की तरफ आता है, एंड बल्जीनेस आपको दिखेगी। लोग इसका ऑपरेशन भी करवाते हैं हर्निया का। और जैसे हाइड्रोसील और वेरिकोसील, ये भी इसी के टाइप्स में आते हैं, वो आपको डॉक्टर बता देंगे कि आपको किस टाइप का है। और अगर ऐसी कोई जेनाइटल ऑर्गन्स की डेफिशिएंसी आपको दिक्कत है, तो और आपने उसको ऑपरेट करवा लिया, हम्म। ऑपरेट करवाने के बाद ये चीजें ठीक हो जाती हैं, तो आप फिट हैं उसके लिए। लेकिन उसमें भी उन्होंने फर्दर क्राइटेरियाज दिए हैं कि आप फिट हैं तो कैसे फिट होंगे उसमें, अगर आपने ऑपरेशन करवाया है। पहली बात तो जो आपने ऑपरेशन करवाया उसको 1 साल हो चुका होगा, सिंस ऑपरेशन 1 ईयर हैज इलैप्स्ड। उसके बाद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए आपके पास कि 1 साल पहले आपने ऑपरेशन करवाया था इसका, एंड योर फिल मतलब कंप्लीटली फाइन नाउ। और जनरली जो टोन है आपके एब्डोमिनल मस्कुलेचर की, वो भी आपका डॉक्टर असेस करेगा कि एब्डोमिनल मस्कुलेचर आपके कंप्लीटली फाइन है या नहीं है, या फिर उसमें अभी भी टेंडेंसी है कि वो हर्निया करवा सकते हैं। तो वो क्लियर होना चाहिए, और देयर हैज बीन नो रिकरेंस ऑफ हर्निया और एनी कॉम्प्लिकेशन। ऑपरेशन के बाद अगर कोई रिकरेंस हो जाता है या फिर एनी कॉम्प्लिकेशन है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेड होगा। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 क्राइटेरिया पे भी फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर ऑपरेशन आपने करवाया है तो। सर, डू यू हैव एनी डाउट? नहीं नहीं, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। उसके बाद हम गायनेकोलॉजिकल कंडीशन पे आते हैं, तो पहले वाला ये मेल्स के लिए था। अब फीमेल्स के लिए भी गायनेकोलॉजिकल अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन होगा उसमें भी, जिसमें आपका यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज और इन सबको डायग्नोस किया जाएगा कि अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है या नहीं है। कंप्लीटली फाइन है तो बढ़िया एकदम। देयर इज नो फिस्टुला और एविडेंस ऑफ पाइल्स। तो फिस्टुला एंड पाइल्स आर द कंडीशन ऑफ योर एनल ट्रैक्ट, जिसमें आपकी जो वेन्स होती हैं वो पॉप आउट हो जाती है, ब्लड वेसल्स, एंड आपको ब्लडी डिस्चार्ज होने लगते हैं। तो अगर आपको इस चीज का कोई भी एविडेंस है तो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप फिट नहीं है। और देर इज नो डिजीज ऑफ किडनी। किडनी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किडनी में किडनी स्टोन भी एक डिजीज में ही आते हैं। और इन्होंने इंक्लूड किया है ग्लाइकोसूरिया को और एल्ब्यून्यूरिया को। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है कि अगर आपके ब्लड में अ, अगर आपकी यूरिन में जो स्वीट कंटेंट, ग्लूकोज कंटेंट इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो उनके अंदर ग्लूकोजूरिया होता है, मतलब ग्लूकोज कंटेंट यूरिन में ज्यादा होता है। एल्ब्यून्यूरिया होता है अगर आपका एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, अगर आपके यूरिन में वो ज्यादा है तो, और आप इसको भी खुद से पता नहीं लगा पाएंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। तो उसको भी आप डॉक्टर से ही चेक करवाएंगे। देर इज नो डिजीज ऑफ स्किन। तो स्किन में कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, जैसे विटिलिगो इज वेरी कॉमन स्किन कंडीशन है ये, और रोजिएशिया इज अ स्किन कंडीशन, तो देयर शुड बी नो सच स्किन कंडीशन ऑल्सो। ये सफेद तो दाग वगैरह जो बोलते हैं शायद। हाँ जी, हाँ जी, वही वही, हम्म। ये सब। अच्छा, इसमें तो स्टोन का भी कुछ लिखा होता है कि अगर स्टोन है किडनी में या कुछ? हाँ सर, इसमें एक्चुअल में ये नहीं मेंशन किया इन्होंने, बट इन्होंने ये मेंशन किया देर इज नो डिजीज ऑफ किडनी। तो किडनी का डिजीज में यही सब आएगा, स्टोन हो गया या फिर आपकी किडनी कितनी फंक्शनिंग है, तो उसके लिए भी वो लोग जीएफआर वगैरह टेस्ट करते हैं सर। उसमें भी वो डॉक्टर टेस्ट करेंगे, उसके बाद पता लगेगा आपका किडनी कैसा है। और इसमें भी अल्ट्रासाउंड होता है, किडनी का भी अल्ट्रासाउंड होता है। और उसके बाद देर इज नो एक्टिव लेटेंट और कंजेनाइटल एसटीडी और एचआईवी इन्फेक्शन। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज चाहे एक्टिव हो, एक्टिव मतलब कि आपको साइन एंड सिम्टम है अभी, लेटेंट मतलब अभी आपको पता नहीं चला है, किसी आपको पता ही नहीं है कि आपको ऐसी कंडीशन थी, लेकिन उसके आप टेस्ट करवाते हैं तो वो पॉजिटिव आते हैं। या फिर अगर आपको कंजेनाइटल बचपन से ही कोई ना कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि आपको अपने पेरेंट्स से ट्रांसफर हुई है कुछ ऐसा, तो आप फिट नहीं है। और अगर आपको एचआईवी का इन्फेक्शन है, एचआईवी पॉजिटिव है, तो भी आप फिट नहीं है इस कैटेगरी में। देर इज नो हिस्ट्री ऑफ एपिलेप्सी एंड एनी मेंटल एंड साइकाइट्रिक डिसऑर्डर। तो एपिलेप्सी क्या होता है, जैसे जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दौरे आना। तो हम्म। अगर किसी को दौरे पड़ते हैं, ऐसे कोई शीजर्स की प्रॉब्लम है, तो फिर वो लोग फिट नहीं है। प्लस मेंटल एंड साइकाइट्रिक कंडीशन, मेंटल एंड साइकाइट्रिक कंडीशन में आपके दो मेन ब्रांचेस लेके चल सकते हैं, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस। एंड ये भी आप खुद नहीं बता पाएंगे कि आपको है।
तो ये भी आपको डॉक्टर से ही जाकर, एक साइकाट्रिक के पास जाकर आपको ये सारी चीजें को रूल आउट करवाना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं है। देर इज नो स्क्विंट और एनी अदर मॉर्बिड कंडीशन ऑफ आई एंड आईलिड्स। तो आईज में कोई भी इंफेक्शन या फिर आईज में कोई मेल फंक्शन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे इन्होंने आगे बोला कि ट्रैकोमा जो है एक एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि आईज में अगर हो जाता है तो ब्लाइंडनेस को भी कॉज कर सकता है। तो ये लोग इसको भी रूल आउट करते हैं कि भैया आपकी आईज भी एकदम कंप्लीटली फुल एंड फाइन होनी चाहिए। तो ये भी आपका डॉक्टर चेक करके आपको बताएगा। There are no enlargement glands in the neck and other parts of the body। तो जो lymph nodes होते हैं हमारे, जैसे हम टॉन्सिल्स बोलते हैं, तो ये एक lymph node है जो कि हमारे नेक में प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको टॉन्सिलाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ आपके lymph nodes है, तो आप फिट नहीं है इस कैटेगरी के लिए। और अगर और बॉडी पार्ट्स में भी lymph nodes होते हैं तो वो भी इन्फ्लेम्ड है, तो भी आप फिट नहीं है, तो उसके लिए भी ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हाइट एंड वेट रिक्वायरमेंट। तो ये तो सामने सामने आपको भी पता लग ही जाता है। रिक्वायरमेंट विल डिपेंड अपॉन द एज, बॉडी बिल्ड एंड रेशियल कैरेक्टरिस्टिक एज पर स्टैंडर्ड laid down for armed force। The minimum requirement is as follows। तो हाइट वेट एंड जो आपकी रेस है और आपका एज है और आपकी बॉडी बिल्ड है, तो उसके बेसिस पे डिफाइन होंगे। और तो ये इन्होंने, एरिया वाइज भी होता है शायद, हिल एरिया के बच्चों का हाँ अलग। जी हाँ जी, जैसे रेशियल मतलब वही हुआ सर कि अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है ना, क्योंकि जो हिल एरियाज के होते हैं उनकी हाइट जो एवरेज होती है वो हमारे से कम होती है। तो उन्होंने उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये चीजें आगे बनाई हैं कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो हम्म। इन्होंने मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर रखी है हाइट। और जो ईस्टर्न स्टेट नॉर्थ ईस्ट वाले जो कैंडिडेट है मेल, उनके लिए इन्होंने 152 हाइट रखी है, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, रेस को ध्यान रखते हुए। और उसके बाद ऐसे ही इन्होंने फीमेल कैंडिडेट के लिए भी 152 रखी है, जो नॉर्मल इधर एरिया से आ रहे हैं, और जो हिल्स है नॉर्थ ईस्ट एरिया से हैं, उनके लिए 147 को इन्होंने फिट माना है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि 2 सेंटीमीटर की ये ग्रोथ होती रहनी चाहिए। कैंडिडेट अलाउ बिलो 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर 18 ईयर्स का है उस टाइम पे तो एग्जामिनेशन दो के, सेंटीमीटर का अलाउड होगा कि भाई वो ग्रोथ हाँ में आ जी, जाएगा इतना। क्योंकि वो ग्रोथ होगी, हाँ जी। और अगर आप ओवरवेट एंड ओबीज हैं, आपकी हाइट वेट और आपके एज के हिसाब से, तो यू आर अनफिट फॉर दिस एग्जाम। इस बात फिर का ध्यान वेट, रखना है। हाँ, बीएमआई आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। तो इन्होंने ये बीएमआई का चार्ट एक मेंशन कर रखा है। तो बीएमआई जस्ट कि आपका हाइट एंड वेट का स्क्वायर होता है, उससे आपकी एक नॉर्मल बीएमआई निकल आती है। तो अभी रिसेंटली थोड़े चेंजेस हुए हैं, 18.5 से 4.5 जो एक मिनिमम आपका रेंज होता है, तो इसके अंदर आपका बीएमआई फॉल करता है, तो यू आर वेरी फिट। तो आप इस चार्ट में से आप देख सकते हैं कि आपका क्या आ रहा है। और उसके बाद हम बात करते हैं, देयर शुड बी मिनिमम 5 सेंटीमीटर रेंज ऑफ चेस्ट एक्सपेंशन। तो वो इंची टेप से मेजर करते हैं आपकी चेस्ट एक्सपेंशन को, कि फुलाव आप कितना इनहेल है कि करेंगे, सांस भरने से कितना एक्सपेंड होगा। वही। तो फिर ये चेक कर रहे हैं कि आपकी लंग कैपेसिटी है वो कैसी है, तो वो भी बहुत इसेंशियल है। मिनिमम ऑफ 14 डेंटल पॉइंट्स, तो इन्होंने डेंटल पॉइंट्स भी रखे हैं। 14 डेंटल पॉइंट्स आर इसेंशियल, कि आपको 14 पॉइंट्स मिलने ही चाहिए डेंटल अगर आपका एग्जामिनेशन होता है तो। एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम सीवियर पायोरिया एंड एडवांस केरीज। तो पायोरिया इज आपको ऑर्थोडोंटाइटिस बोलते हैं इसमें, कि आपके जो टीथ हैं उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गई है। और जो कैरीज है उसके अंदर क्या रहता है कि आपके जो उसको क्या बोलते हैं, कैविटीज। तो आपकी कैविटीज कितनी ज्यादा है कैरीज में, एडवांस कैरीज बोला इन्होंने, कि इनिशियल स्टेज में तो ठीक है, कोई बात नहीं है, यू आर फिट। बट आपके बहुत ज्यादा टूथ डिके हो चुके हैं, तो यू आर नॉट फिट फॉर दिस कैटेगरी। तो आपका डेंटल जो डॉक्टर है, ही हम्म। विल चेक यू फॉर दिस कैटेगरी। There should be no ear discharge and no perforation of eardrum, nasal septum. हम्म। There should also be no hard wax in the ear canal, obstructing the view of the eardrum। तो आपको ईयर का भी ध्यान रखना है कि कोई ऐसा डिस्चार्ज वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए, कंप्लीटली हेल्दी। और अगर आपको ईयर ड्रम्स में वो वैक्स होती है जो कि नॉर्मली प्रोड्यूस होती है, वो भी आपका क्लियर करके जाना है आपको वहां पे, तो जिससे वो चेक करे तो उनको एक ईयर कैनाल कंप्लीटली ओके दिखेगी। हाँ मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि हाइजीनिटी दिखाई दे, नाखून कटे होने चाहिए, सब है ना। हाँ, ये हाइजीन में आएगा आपका। यस सर, यस सर।
कंप्लीटली। और उसके बाद विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करी है इन्होंने, तो आपका ये स्नेलिन चार्ट के बेसिस पे ये लोग निकालते हैं ये। तो आपको मायोपिया नहीं होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया, ये एस्टिग्मेटिज्म नहीं होना चाहिए, कलर परसेप्शन। तो हम्म। ये सारे इन्होंने अलग अलग लेके चले हैं स्टैंडर्ड। तो आप आई टेस्टिंग के लिए जाएंगे, दे विल चेक फॉर यू कि क्या क्या प्रॉब्लम है। लेजिक और इक्विवेलेंट, तो लेजिक एंड इक्विवेलेंट प्रोसीजर विल बी परमिटेड। मतलब अगर आपने लेजर ऑपरेशन करवाया है इन सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो यू आर परमिटेड कि आप इसको ठीक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाउएवर अर्लियर प्रोसीजर लाइक रेडियल केराटोटमी और इक्विवेलेंट विल बी परमानेंटली अनफिट। तो अगर आपने ये वाले प्रोसीजर करवाए हैं तो फिर आप परमानेंटली अनफिट हैं। हाँ। एनी कैंडिडेट एनी मतलब कैंडिडेट ये कि भाई ये जो ज्यादा जिनको प्रॉब्लम होती है वो कराते हैं इनको, तो उनको एलिजिबल नहीं माना जाएगा, है ना? यस सर, नॉर्मल क्योंकि लेसिक जैसे क्लासेस हटवा लिए तो वो चल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और एनी कैंडिडेट हु हैज अंडरगोन एनी केराटो रिफ्रैक्टिव प्रोसीजर विल हैव अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेंटर वेयर ही हैज अंडरगोन। तो आपको एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना है कि आपने यहाँ से सर्जरी इस डेट को करवाई है और किस टाइप की सर्जरी थी आपकी। इन ऑर्डर टू बी मेड फिट द फॉलोइंग क्राइटेरिया विल हैव टू बी मेड। तो ये सर्जरी मिनिमम 12 मंथ पोस्ट लेजिक होना चाहिए, जो आप ये डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहे हैं, तो 1 साल हो चुका होना चाहिए। सेंट्रल कॉर्नियल की थिकनेस वो मेजर करेंगे कि इतनी होनी चाहिए, एक्सियल लेंथ आपकी इतनी होनी चाहिए, एंड रेजिडुअल रिफ्रैक्शन। ये सारे ये जो आपको डाटाज है वो आपका आई सर्जन जिसने भी आपका ये करा है वो आपको लिख कर देगा, या फिर आप दोबारा जाते हैं तो यू विल बी चेक फॉर ऑल दीज थिंग्स। हाँ, और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें मतलब डॉक्टर ही बता सकता है प्रॉपर कि भाई आया नहीं आया। यस सर, ये सारी चीजें डॉक्टर बताएंगे आपको, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट हाइट, बीएमआई आप चेक कर सकते हैं, एंड ईयर वैक्स आप क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज अल्ट्रासोनिक से लेके हर चीज आपको डॉक्टर के पास ही जाके क्लियर करनी है। हम्म। तो बेटर है कि आप पहले करवा लें, जिस दिन एग्जामिनेशन आपका वहाँ एएफएमसी में, आप उसी के सहारे ना बैठे, आप खुद से एक बार चेक कर लें कि आप फिट हैं या नहीं है, जिससे आप वहां जाकर एकदम क्लियर रहे। हाँ, ये सारे अपनी बुकलेट लेके जाएं, ये स्लाइड्स और ये सारे बीमारियों का पूरा हेल्थ चेकअप करा लें एक बार। हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें इन्होंने लास्ट में सर ये हियरिंग स्टैंडर्ड के लिए भी दिया है कि हम्म। आपका जो ये भी चेक होगा, हियरिंग आपकी कैसी है, हियरिंग एक्यूटी कैसी है आपकी, सुनने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसके लिए भी टेस्ट होता है ये, तो उसमें भी आपको फिट होना चाहिए। हाँ, बस दैट्स ऑल। इतना होना चाहिए यस मतलब। सर, तो यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निरुपमा, ये सब बताने थैंक के यू सो लिए, मच। इजी वे में समझाने के लिए। और थैंक यू स्टूडेंट, सो अगर मच। आपको ये अब ये सारी बातें समझ में आई हैं, कोई भी क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा आप एएफएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां से इस पूरे को निकाल लें, इसे पूरी प्रिंट आउट इसका। और अब जो भी आसपास में कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है या कोई डिस्पेंसरी है तो वहां जाके चेकअप करा लीजिए इसका, ताकि आपको एकदम कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, जो चीज़ ठीक हो सकती है उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ छोटी मोटी चीजें तो ठीक हो भी सकती है ना, जैसे मान लो इन्होंने बताया हियरिंग वगैरह में जो हाँ वैक्स की हाँ हाँ, प्रॉब्लम है, ये सब तो हो सकती है। ये सब हो ठीक है सकती बच्चों, है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी या समझ में आई होगी सारी बातें। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू निरुपमा। थैंक यू सो मच।